हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग 4th क्लास की ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज हुतुतु। ये एक तरीके का गेम है, इसे ना हम कबड्डी भी कहते हैं। ये देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं जिस गेम का नाम है कबड्डी या फिर हुतुतु। इसी गेम को अलग अलग नाम से जाना जाता है क्योंकि स्टेट टू स्टेट भाषाएं बदल जाती हैं, तो अलग अलग रीजन में इस गेम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कबड्डी को ना हम अलग अलग एरियाज में किस नाम से जानते हैं? चेडू गुड्डू, हुतुतु, छू किट किट, हाडूडू। ठीक है, तो आपको ना एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देगा एंड आपने ये पांचों के पांच नाम याद रखने हैं कि कबड्डी का क्या क्या नाम है अलग अलग एरिया में। पहला है चेडू गुड्डू, दूसरा है हुतुतु, तीसरा है छू किट किट, फोर्थ वन इज हाडूडू एंड फिफ्थ वन है कबड्डी। अब आप ना गेम्स के बारे में जब बच्चों को बताओगे तो आपने ये भी बताना है कि अलग अलग गेम्स में अलग अलग रूल्स होते हैं। अब ये रूल्स को सभी फॉलो करते हैं। अब इन रूल्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि गेम अच्छे से खेला जा सके, है ना। एंड अगर गेम्स में किसी तरीके की फाइट होती है तो जो अपोजिट टीम्स होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जो खेलती है, दोनों ही पक्षों को आराम से सुना जाता है एंड देन उस फाइट को रिजॉल्व किया जाता है। सो जिस तरीके से गेम्स में रूल बनाए जाते हैं वैसे ही हमारी लाइफ में भी रूल हम बनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भी रूल बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर से हम अपनी ज़िंदगी को रन कर सकें। एंड हमारे बीच में भी अगर डिफरेंसेस होते हैं या किसी तरीके की फाइट होती है तो हम उसको खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चों को ये बताना है कि गेम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे कि जेंडर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर। तो जेंडर, कास्ट एंड क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके बारे में आपने बच्चों को बताना है। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। देखो, इसमें ये कहा गया कि नेक्स्ट टाइम जब आप कबड्डी खेलो ना तो आपका अटेंशन आपकी लेग्स, आर्म्स एंड आपकी आईज पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी कबड्डी खेली जाती है तो कबड्डी खेलते वक्त आपकी आईज, लेग्स एंड आर्म्स का प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। तो कबड्डी खेलते वक्त आपकी आईज, लेग्स एंड आर्म्स का तालमेल होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आपकी आईज, लेग्स एंड आर्म्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो गेम है कबड्डी। एंड कबड्डी के जो अदर नेम हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात की गई है एंड आई थिंक हमारा एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पर। नहीं, शायद ये क्वेश्चन था कहीं पर कि भाई कितने लोग होने चाहिए, कबड्डी प्लेयर कितने होते हैं। तो चलो मैं ये बता देती हूँ। देखो, कबड्डी प्लेयर्स वैसे तो मैक्सिमम 12 होते हैं बट 10 to 12 वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैदान में कितने खेलते हैं? 7 प्लेयर्स, ध्यान रखना। ओके, मैदान में जो खेलते हैं वो 7 प्लेयर्स होते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट में थोड़े से एक्स्ट्रा प्लेयर रखे जाते हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट में भी देखा होगा। तो 10 to 12 वैसे होते हैं इन टोटल। अब कर्णम मल्लेश्वरी वाला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनके बारे में न्यूज़पेपर में भी देखा पढ़ा होगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इनके फादर पुलिस कांस्टेबल हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्ट करना कब शुरू किया था? जब ये 12 साल की थी। एंड ये वेट कितना लिफ्ट कर लेती हैं? 130 किलोग्राम्स। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स पर भी खेला है एंड वहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं, 29 मेडल्स। इनकी 4 सिस्टर्स और हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग को ही प्रैक्टिस करती हैं। तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, कहां से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से। इनके फादर क्या काम करते हैं? पुलिस कांस्टेबल हैं। एंड कर्णम मल्लेश्वरी ने कब वेट लिफ्ट करना शुरू किया था? जब ये 12 साल की थी। कितना वेट ये लिफ्ट कर लेती हैं? 130 किलोग्राम्स। कर्णम मल्लेश्वरी ने इंटरनेशनल इवेंट्स में कितने मेडल्स जीते हैं? 29 मेडल्स
जीते हैं। इनकी कितनी सिस्टर्स हैं? 4, एंड चारों सिस्टर्स जो है इसी चीज को प्रैक्टिस करती हैं, वेट लिफ्टिंग को। ओके, यहां पर देखो 3 सिस्टर दिखाई गई हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा। ठीक है, ये 3 सिस्टर्स हैं, ये तीनों मुंबई में रहती हैं एंड ये तीनों ने कबड्डी खेलना शुरू किया था छोटी सी उम्र में, एंड आज के टाइम पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं जो कबड्डी क्लब कहलाता है। ठीक है, तो कबड्डी क्लब जो है वो आज भी एक्टिव है एंड कबड्डी क्लब इन्होंने ही ओपन किया था। अब यहाँ पर ना ये कहती हैं कि जब हम छोटे थे ना तो उस टाइम पर हमें कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर आप ना बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे इस तरफ, उनका अटेंशन ड्रॉ करेंगे एंड बताएंगे कि देखो किस तरीके से गेम्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जैसे कि देखो ज्वाला ने यहाँ बताया इन्होंने कि भाई हमारे टाइम पर जब हम छोटे थे कबड्डी नहीं खेला करते थे। उसके पीछे रीजन क्या था? एक तो रीजन ये था कि भाई ऐसा कहा जाता था कि कबड्डी एक रफ गेम है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी खींचातानी होती है ना, तो ये कहा था ये रफ गेम है, तो ये लड़कियों के लिए गेम नहीं है। एंड ये भी कहा जाता था कि अगर कोई लड़की कबड्डी खेलेगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। एंड एक ये भी रीजन था इनको ना खेलने देने का कि भाई कबड्डी खेलते वक्त आपको बॉयज वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इसीलिए भी लड़कियों को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कबड्डी खेला क्योंकि जो है इनके मामा ने, इनकी मम्मी ने इनको सपोर्ट किया था, हालांकि इनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। अब आप ना ओलंपिक गेम्स में जिन जिन स्पोर्ट पर्सन ने मेडल्स जीते उनके बारे में आप बच्चों को बताओगे, इससे बच्चों को ना पता चलेगा कि आज के टाइम पर गेम्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जेंडर, कास्ट एंड क्लासेस के बेसिस पर। कबड्डी क्लब की बात हमने कर ली है। अब यहां देखो, now use these examples to draw children's attention to the reality that many times girls do not get equal opportunities in games। अब जैसे कि ज्वाला ने ये बात बताई कि हम उनके टाइम पर जो है कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था लड़कियों को, तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स को यूज करके बच्चों को बता सकते हैं कि भाई बहुत बार ऐसा हुआ है लड़कियों को लड़कों की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गेम्स में, क्योंकि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो तीनों सिस्टर हैं इनके मामा जी ने इनको पाला है, तो इसीलिए यहाँ मैटरनल अंकल की बात हुई है कि अब आप अपने बच्चों को बताना है कि जो मदर के भाई होते हैं, मम्मी के जो भाई होते हैं, उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं, मतलब उनको मामा जी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या, आई थिंक यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। द चैप्टर नेम इज द वैली ऑफ फ्लावर्स। In the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere and this place is called the Valley of Flowers। देखो उत्तरांचल में पहाड़ी इलाका है वहां पर, है ना, तो पहाड़ी इलाकों में ना एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको हर जगह फूल ही फूल देखने को मिलेंगे। तो वो जगह जहां पर आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखने को मिलेंगे उसे कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। इसे ना हिंदी में हम फूलों की घाटी भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है ये कि एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि उत्तरांचल में जहां फूल ही फूल पाए जाते हैं उस प्लेस को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर फूलों की घाटी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर ना इस पैराग्राफ में जितना कुछ लिखा हुआ है एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं, ये एक तरीके की फोक आर्ट है। ठीक है, जिस तरीके से हर स्टेट के फोक डांस होते हैं वैसे ही फोक आर्ट होते हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये जो डिजाइन है इसको क्या कहा जाता है, मधुबनी कहा जाता है। तो ये जो डिजाइन है जिसे मधुबनी कहा जाता है ये बहुत ही पुराना फोक आर्ट है। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि इस डिजाइन को मधुबनी क्यों कहा जाता है। तो रीजन ये है कि बिहार में ना मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिले का नाम है। समझ में आ गई बात? मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, वहां पर यह डिजाइन बनाया जाता है, इसीलिए इस डिजाइन को मधुबनी डिजाइन कहा जाता है। Here
ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी अकेजन्स, अकेजन्स का मतलब होता है अवसर, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये डिजाइन कब बनाया जाता है? जब कोई फेस्टिवल हो या कोई हैप्पी अकेजन हो। हैप्पी अकेजन में जैसे कि किसी की शादी वादी हो, तो उस टाइम पर घर की दीवारों को इस डिजाइन से सजाया जाता है एंड घर के आंगन पर भी ये डिजाइन बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मधुबनी। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक एक लाइन को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये पेंटिंग बनती कैसे है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है। सो दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड। तो ये जो पेंटिंग बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, ये बनाई जाती है पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड। तो राइस जो होती है ना, जो चावल है, उसको पाउडर बना लिया जाता है। तो पिसे हुए चावल में फिर कलर मिक्स करा जाता है। ठीक है, क्या समझे कि चावल में कलर मतलब रंग को मिक्स किया जाता है एंड पिसे हुए, यहां पर चावल की बजाय पिसे हुए चावल लिखना, तो पिसे हुए चावल में कलर को मिक्स करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि चलो भाई, चावल को तो आपने पीस लिया घर पे, लेकिन रंग कहां से बनाए जाते हैं? तो ये जो कलर्स होते हैं ना, जो मधुबनी पेंटिंग में यूज किए जाते हैं, ये कलर्स भी बहुत स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट एंड फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। जैसे कि इन कलर्स को बनाया जाता है इंडिगो प्लांट से। इंडिगो ना एक नीले रंग का प्लांट होता है जिससे नीला रंग निकलता है, एंड टर्मरिक से, जो कि हल्दी होती है, पीला रंग मिल जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स एंड ट्रीज हैं जहां से कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इस कलर को फिर पिसे हुए चावल में मिक्स करके ये मधुबनी पेंटिंग बना दी जाती है। ओके, अब एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि इस पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। अब देखो, यहां पर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो लीव्स भी हैं, यहां पर ह्यूमन बीइंग भी दिख रहे हैं, एनिमल्स भी दिख रहे हैं, ये देखो, है ना, जैसे कि हाथी वगैरह बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये फ्लावर हो गए, मतलब फूल हो गए। ठीक है, तो ये सब बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। अब देखो, इसको फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबनी, वहां पर यह पेंटिंग बनाई जाती है, इसीलिए हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। यह मधुबनी पेंटिंग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में तब बनाई जाती है जब कोई अच्छा सा अवसर हो, जैसे कि कोई त्योहार हो, कोई शादी वादी हो गई, तब। और कहाँ बनाए जाते हैं? घर की दीवारों पर एंड घर के आंगन में। फिर एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये पेंटिंग कैसे बनती है? पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर। फिर एक और क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये रंग कैसे बनते हैं? तो ये रंग जो है फ्लावर से, प्लांट से, ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इंडिगो, टर्मरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, इंडिगो के बारे में तो आप चैप्टर 8 में अपने बचपन में पढ़ के भी आ चुके हो, है ना। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो इंडिगो का प्लांटेशन उन्होंने किया था। खैर, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, अगर कोई जानना चाहता है तो 8th क्लास की हिस्ट्री जो मैंने जिसमें मैंने इंडिगो प्लांटेशन के बारे में बताया वो आप पढ़ सकते हो। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इस पेंटिंग में क्या क्या दिखाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। हर एक स्टेट को आपने बच्चों को मैप पर लोकेट करके दिखाना है। बच्चों को पता होना चाहिए ना कि कौन सी डायरेक्शन में हर एक स्टेट पड़ता है। तो आपने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सारी की सारी डायरेक्शन को ध्यान में रखकर बच्चों को बताना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपको पता है कि जो फ्लावर्स है ना, इनको खाने में भी यूज किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए। उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्टेट में फ्लावर्स को खाया जाता है। उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में कौन से फ्लावर को खाया जाता है? कचनार फ्लावर है, उसकी वेजिटेबल बनाई जाती है। ठीक है, कचनार का जो फूल होता है ना, उसकी सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में।
दूसरा है केरला में बनाना फ्लावर जो है ना, केला, उसकी जो है केले की जो पत्तियां, जो फूल है, वो उसकी जो है सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सैजन फ्लावर के पकोड़े बनाए जाते हैं। तो तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। रोज वाटर को मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, स्वीट्स में भी यूज किया जाता है, लस्सी में भी यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है ना। तो मेडिसिन में तो आपको पता है, जैसे कि रोज वाटर है वो भी मेडिसिन का ही काम करता है। जब अगर आप आंखों में डालते हो तो आंखों का जो कचरा वगैरह होता है ना, जो वो निकल जाता है आंखों से, मतलब आंखें थोड़ी क्लीन होने लगती हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि आई डोंट नो ये कहाँ तक सच है कि कहाँ तक सच नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि रोज वाटर जो सिर्फ आंखों में डालने वाला बना हुआ होता है, उससे चश्मा भी कहीं ना कहीं उतर ही जाता है। आप देखोगे कि स्वीट्स में भी रोज वाटर का यूज किया जाता है, रोज पेटल्स का यूज किया जाता है, खुशबू आती है ना भीनी भीनी, लस्सी में भी यूज किया जाता है रोज पेटल्स का। इसके अलावा अदर बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अगर आप दिल्ली आओगे ना, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, तो यहाँ पर जब आप दिल्ली एनसीआर में आओगे कभी भी, तो यहाँ पर ना कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर चूर चूर नान मिलता है। तो चूर चूर नान में ना जो है रोज़ पेटल्स का यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, कभी आओगे तो खाना, ठीक है। अब देखो कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। कलर्स जो हैं बहुत सारे फ्लावर्स से मिलते हैं, बनते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड से, जीनिया से भी बनते हैं। एंड इन कलर्स से क्लॉथ को डाई किया जाता है। क्लॉथ को डाई करने का काम मतलब होता है कि कपड़ों को रंग देना, ठीक है। तो मैरीगोल्ड एंड जीनिया, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये फ्लावर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इनका कलर एक्सट्रैक्ट करके कपड़ों को डाई किया जाता है। एंड एक और चीज मैं बता दूं कि इंडिगो प्लांटेशन, मतलब इंडिगो जो है ना, इससे जो नीला रंग निकलता है उससे भी कपड़ों को डाई किया जाता है। यहाँ पर ये तो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अभी मैं सर्दियों में ही ये बना रही हूँ वीडियो, तो ये आप सबके काम आ जाएगी। एक ग्रैनी रेसिपी है और पता भी होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ भी लेगा कि अगर आप चाहते हो आपकी स्किन फटे ना, तो आपको क्या करना है, रोज वाटर में ग्लिसरीन इक्वल मात्रा में मिला लो। अगर 1 चम्मच रोज वाटर है देन 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला लो। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल दो, नींबू की, है ना, नींबू का रस डाल दो। तो ये तीनों चीजें मिलाकर अगर आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो आपकी स्किन नहीं फटेगी। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इत्र सुना है ना, इत्र। तो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ये इत्र के लिए बहुत फेमस है। ओके, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, कन्नौज जिला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, ये इत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो कन्नौज के आसपास जहां से भी फूल मिलते हैं वहां से ट्रक में भर के फूल लाए जाते हैं। इन फूलों से क्या क्या बनाया जाता है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इत्र बनाया जाता है, रोज वाटर बनाया जाता है, केवड़ा बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इत्र बनाए जाते हैं, एंड वो डिस्ट्रिक्ट इत्र के लिए बहुत फेमस है, तो वो है कन्नौज। ओके, थाउजेंड ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। कन्नौज में बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग यही काम करते हैं, मतलब इत्र बनाते हैं, रोज वाटर बनाते हैं, केवड़ा बनाते हैं। अब आपने हर एक स्टेट को लोकेट करना है मैप पर, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, एंड डिस्कस विद चिल्ड्रन दैट इत्र इज अ प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। यस, जैसे कि देखो परफ्यूम में आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, लेकिन इत्र ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि एक ड्रॉप भी आप उसका नेक के आसपास लगा लेते हो ना, तो आप पूरा दिन महकते रहते हो। तो इत्र जो है वो फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो आप रस निकालते हो, उसका जो निचोड़ निकालते हो, उसका प्योर फॉर्म है इत्र, ठीक है। तो इत्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, यहां पर क्या दिया हुआ है, आपने अभी बच्चों को जो है बताना है कि बनना को क्या कहा जाता है, ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। एंड आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि उनके एरिया में ब्राइड ग्रूम को क्या कहा जाता है या बनने को क्या कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता होगा दूल्हा दुल्हन को। एनकरेज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व फ्लावर्स क्लोजली। आप बच्चों को एनकरेज करेंगे कि फ्लावर्स को बिल्कुल ध्यान से उनका निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें। द चिल्ड्रन शुड बी
हेल्प टू ग्रुप फ्लावर्स बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप बच्चों को बोलो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आप उनको ग्रुप करो, ग्रुप में डाल दो, मतलब उनका क्लासिफिकेशन करो। जैसे कि जिन फ्लावर्स के पेटल सेम हैं तो उनको एक साइड रखो, जिनके कलर सेम है उनको एक साइड रखो, है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्लासिफिकेशन सिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप वो कहते हैं ना ग्रुपीकरण करना, कुछ ऐसा होता है, इसका हिंदी में मीनिंग मुझे आ नहीं रहा है, तो वो आप बच्चों को सिखा सकते हो। शायद समूहीकरण होता है मेरे ख्याल से, बट देख लेना एक बार, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट था वो मैंने बता दिया। देखो मधुबनी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा जो ये है ना, ये वाला पार्ट मधुबनी के अलावा इत्र वाला पार्ट, एंड इसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र में कौन कौन से फ्लावर का यूज करके खाया जाता है उनको, ठीक है। चलिए, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।